मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं जनाब अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारने की कोशिश भी कर रहे होंगे, खुशियाँ बिखेर रहे होंगे। जनाब नया दिन है और नई सुबह भी है और हफ्ते का भी आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि जनाब आपका जो वीकेंड है वो बहुत अच्छा गुजरा होगा और हमारी मुलाकात आज थोड़े लंबे वीकेंड के बाद हो रही है। जब से मौसम ने करवट बदली है ना, तो जैसे मैं रोज़ाना की बुनियाद पर आप लोगों को ताकीद करती थी कि अपना और अपने घर में जो बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनका ख़ास ख्याल रखें। और इस मौसम में अक्सर ही बंदा थोड़ी सी गफलत बरतने पर बीमार हो जाता है। तो मैं आपको तो तलकीन करती रहती थी लेकिन शायद ख़ुद इतना ख्याल नहीं रख सकी, जिसकी वजह से तबीयत थोड़ी सी नासाज रही और हमारी मुलाकात तकरीबन 3 से 4 दिन बाद अब हो रही है। तो जनाब उम्मीद करती हूँ कि जो हमारी दोस्त थी और मेरी साथी एंकर आयशा के साथ आपकी अच्छी गपशप भी रही होगी, अच्छा वक्त गुजरा होगा। और अब मैं वापस आ चुकी हूँ आपके सामने नए दिन के साथ। तो हर नया दिन जो है ना, ये एहसास हमें दिलाता है कि कल से आज कुछ बेहतर किया जाए। और रात के बाद जब दिन भी आता है ना, तो इस बात की इलामत होता है कि जब अंधेरा छाता है तो उसके बाद ही रोशनी होती है, क्योंकि कोई सा भी वक्त एक साथ तो रहता नहीं है। और एक बड़ी मज़े की बात शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कि एक शख्स ने किसी दूसरे को एक ही जोक ना दूसरी तीसरी दफ़ा सुनाया तो वो इससे नाराज़ हुआ और उकता कर उसने कहा कि तुम चाहते क्या हो, बार बार एक ही बात पे हंसाए जा रहे हो और ऐसा मुमकिन नहीं है कि अब ये जो जोक है ये दोबारा मत सुनाना कि मैं नहीं हंस सकता बार बार एक ही जोक के ऊपर। तो उसने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया उस बंदे को कि जब एक ही जोक पे बार बार हंसा नहीं जा सकता तो एक ही दुख पे बार बार रोना कैसा। तो सुख और दुख तो ज़िंदगी का हिस्सा है ही, इन्हीं के साथ इंसान ने अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ना होता है। तो उम्मीद जनाब इसी चीज़ की करनी चाहिए कि आप ज़रूर इस बात को समझेंगे और अमल भी करेंगे कि जनाब ज़िंदगी में दुख और सुख ना पैरेलली साथ चल रहे होते हैं, तो हमने उसके साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती है। खुशियाँ भी आती हैं कुछ वक्त के लिए, फिर उसके साथ दुख भी आते हैं कुछ वक्त के लिए, मुश्किलात भी आती हैं, लेकिन उसी के साथ या उसी मोमेंटम में रह के ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए, उनके साथ साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। हमें सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा अभी खुशियाँ हैं तो सिर्फ हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही रहनी चाहिए, नहीं, एक ऊंच नीच ज़िंदगी में आनी चाहिए। तभी हमें पता चलता है कि जनाब हम ज़िंदगी में कहाँ पर खड़े हैं, हमारा पेशेंस लेवल कितना है, या हमारे साथ जो दोस्त अहबाब हैं, हमारे साथ जो लिंक्ड रिश्ते हैं वो कहाँ पर हमारी मदद करते हैं या हमारा साथ देते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है अपने इर्द गिर्द गौर फ़िक्र करना। तो आप भी ज़रूर करिएगा, मैं भी ज़रूर करूँगी। आगे बढ़ते अपने सेगमेंट की तरफ जनाब, रोज़ बरोज़ जो बढ़ती बिजली की कीमतें हैं उन्होंने गरीब और मुतवस्सित तबके का जीना दूभर कर रखा है। घरेलू सारिफीन अपनी जगह रो रहे होते हैं, काश्तकार और कमर्शियल बिजली इस्तेमाल करने वाले अलग सर पकड़ के बैठे हुए होते हैं। और जहां घर का बिजली का बिल पहले 2000 रुपये आता था, वहां अब 14 से 15, यहाँ पर 20 से 25 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। और मुल्क में महंगाई की जो शरह है वो 32% तक जा पहुंची है। और तो और बिजली के बिलों पर जो सब्सिडी थी वो भी ख़त्म कर दी गई है और बिजली की बढ़ती कीमतों ने हर तरफ गुर्बत, परेशानी और खौफ का माहौल पैदा किया हुआ है। ऐसे माहौल में अगर एक ऐसी इजाद हमारे सामने आ जाए तो जो बिजली के बिलों में वाज़े कमी कर दे, तो ये एक बड़ी हैरान कुन, गौर तलब और दिलचस्प बात होगी। तो जनाब आप लोगों ने घबराना नहीं है, क्योंकि 3 पाकिस्तानी नौजवान तालिब इल्म ऐसे हैं जिन्होंने एक ऐसा गैजेट तैयार किया है जो आपके बिजली के बिलों में वाज़े कमी लेकर आएंगे। और वाकई ये बहुत बड़ी हैरान कुन बात है। और ये गैजेट है क्या, इसका इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है और मज़ीद इससे क्या क्या फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ वो तीनों होनहार तालिब इल्म मौजूद हैं। जनाब मोहम्मद बिलाल आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद वकार और ज़ुहैब गिलानी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बिलाल आपको भी वेलकम कहती हूँ, वकार और ज़ुहैब आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। आप तीनों ने भी सारा प्रॉब्लम भी देखा कि सुबह से पाकिस्तान में ब्रेक डाउन हुआ है बिजली का, तो इसी पेश नज़र की वजह से आप लोगों ने भी ये एक इजाद की कि ज़रूरत के तहत ये हम लोग बना सके इस तरह की चीज़। बिल्कुल, हमारा बेसिकली मेन मोटो यही था कि अब जैसे लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा बहरान है पाकिस्तान में,
तो उसको कैसे ओवरकम किया जा सके। और जब हम अपना ये प्रोजेक्ट बना रहे थे तो हमारे दिमाग में यही था कि जो गरीब लोग हैं इसको कैसे हम इसको सब्सिडाइज कर सकें, इनकी जो मुश्किल है उसको आसान कर सकें, क्योंकि बिल इनको पता ही नहीं होता कि कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। और अभी जैसा आपने बताया कितना बिजली का हमारा शॉर्टफॉल चल रहा है, तो हमने इस शॉर्टफॉल को मद्देनजर रखते हुए इस प्रोजेक्ट को बनाया। तो अभी करंटली पाकिस्तान में जो लास्ट रिपोर्ट थी 7000 मेगावाट का शॉर्टफॉल था बिल्कुल। तो इसी वजह से हमने ये प्रोजेक्ट बनाया ताकि इन सब को सब्सिडाइज कर सकें और हमारे लिए इस मुल्क को कोई ईजीनेस हो सके और इनके बिल में कम से कम 50% तक इनका कम से कम हम कह सकें कमी वाकई हो सके। अच्छा मुझे आप बताइए ज़ुहैब, कब आप लोगों ने ये बनाना स्टार्ट किया, कितने साल हो गए हैं या अभी इनिशिएटिव लिया था आप लोगों ने? ये हमारा 1 साल से हमारे से ज़ायद हो गया कि हम इस पे काम कर रहे हैं। इसके हमारे पास मुख्तलिफ वर्जन है। जो फर्स्ट वर्जन था ना वो बेसिकली हमने अपने प्रैक्टिसिंग के लिए था। अब जो ये नेक्स्ट वर्जन आई हमने अपने घर पे टेस्ट भी किया, उस पे बहुत यही वाला वर्जन आप जी बिल्कुल। इसकी हमने एक रिपोर्ट भी बनाई है कि वो पाकिस्तान के लिए कैसे फ़ायदा देगा। और इसका हम अगला वर्जन भी बना रहे हैं जो इससे 40% स्मार्ट भी होगा और इसका साइज भी लेस होगा। क्या बात है। तो ये वकार, ये आप लोगों का कोई प्रोजेक्ट था यूनिवर्सिटी का और उसके ऊपर आप तीनों कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे? जी बिल्कुल इसी तरह था। हमारा ये FYP प्रोजेक्ट था हमारा फाइनल ईयर का यूनिवर्सिटी में। ठीक है। तो उसमें हमने ये हमारे सरों ने हमें ये दिया था वैसे, तो उसके बाद हमने इसमें रिसर्च वगैरह भी की, रिसर्च वगैरह करके तो हमने फिर फाइनली ये आपके सामने ये बिल्कुल हमने काफ़ी रिसर्च वगैरह इस पे की। रिसर्च करने के बाद इस पे क्योंकि ना पाकिस्तान में बना था ना इंडिया में है, सिर्फ चाइना के पास थोड़ा सा है थोड़ी सी क्वालिटी का, इसलिए रिसर्च ये टोटली रिसर्च बेस्ड था और इस पे काम करना काफ़ी मुश्किल था स्टार्टिंग में। तो जैसे जैसे हम इस पे स्टेप आगे चढ़ते गए तो हमारे लिए आसान होता गया। और तो फाइनली इसको किस तरह, मतलब अगर हम अपने घरों पे लगाएंगे तो किस तरह बिजली की बचत हो सकती है, क्या टेक्निक? ऐसे है कि हम इसको अपने मोबाइल ऐप से मॉनिटर कर सकते हैं कि इस वक्त हमारे लोड क्या चल रहा है, उस लोड का मॉनिटर करेंगे, हमारे यूनिट्स कितने कंज्यूम हो रहे हैं एट द रियल टाइम। उसी टाइम पे हम बता सकते हैं कि अभी इस टाइम मेरे 300 यूनिट्स या 2 यूनिट्स कंज्यूम हो चुके हैं। और इसका ये है कि एट द एंड ऑफ द मंथ ये हमें बताएगा कि आपका बिल आया कितना है और आ कितना सकता है, वो पहले हमें एस्टिमेट बता देगा। और ये हमारा तकरीबन 95% एक्यूरेट है, 95 से 98% तक ये एक्यूरेसी लेवल इस डिवाइस का। तो हम मतलब हमने ऐप यूज़ की है, उस ऐप को बनाया, उस ओपन सोर्स ऐप थी। तो उसी ऐप को हमने यूज़ करके फिर ये सारा कुछ किया कि मतलब हम उसको घर बैठे अपने कहीं पर भी बैठ कर अपने घर का लोड को मॉनिटर कर सकते हैं, फिर उसको मैनेज भी कर सकते हैं। अच्छा जी, मतलब जिस तरह अगर एसी खुदा ना खास्ता ऑन है तो हमें पता चल जाएगा कि फ़लाँ कमरे में एसी ऑन है, तो हम उसको यहाँ से बैठ के ऑफ कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली हम इसमें ऐड करते हैं अपने फ़ोन से ही ऑफ जी, कर सकते हैं। अपने फ़ोन से ही हम इसको ऑफ कर सकते हैं। ओके, मतलब इस तरह कि आप लोगों ने उसमें टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल की, टेक्नोलॉजी हमने यूज़ की है जी। जो हमारा मेन मोटिव था ना इस प्रोजेक्ट का कि ना सिर्फ अमीर हो बल्कि गरीब भी हो, कि अगर रिक्शे वाला है तो वो भी इसे यूज़ कर सके, उसे भी फ़ायदा हो। असल में जो हमारे घर पे मीटर लगे होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। अच्छा। एक होता है पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स, एक होता है स्लैब्स पे। जो बेसिकली एवरेज घरों पे होते हैं ना उसमें स्लैब्स में होते हैं। मतलब कि अगर आपको 100 यूनिट आए हैं तो उसका पर यूनिट आपको प्राइस पड़ेगा 7.7, लेकिन जैसे ही 1 यूनिट ऊपर गया तो वो 10 रुपीज़ पे चल जाएगा। उसके लिए आप अगर वो 700 है तो 1000 पे उसका बिल चला गया। अच्छा। तो इसके लिए हमने मॉनिटरिंग ऐप बनाई है कि एक आम आदमी भी उसे देख सके, मॉनिटर कर सकेगा और जान सके कि इस पे क्या क्या हो सकता है। ठीक है। तो जिस तरह ज़ुहैब बता रहे थे बिलाल के इसका नया वर्जन भी आप लोग तैयार करने जा रहे हो, उसमें क्या स्पेसिफिकेशन होंगी और इसमें ऐसी क्या स्पेसिफिकेशन है? उसमें हम ये स्पेसिफिकेशन ऐड कर देंगे कि अभी जो हमने ऐप बनाई है वो सिर्फ इंग्लिश में है। वो हम उर्दू में भी इसको कन्वर्ट कर देंगे ताकि 2 लैंग्वेजेस हमारे कॉमन पर्सन के लिए भी हो जाएं। और इसको हम तकरीबन 40 से 50% और लेस कर देंगे और स्मार्ट कर देंगे। अच्छा जी, वो उसका वर्जन होगा साइज के लिहाज से वो वर्जन 2.0 हो जाएगा हमारे लिए जी। और अभी जो सा है अभी हम इसको ये है, लेकिन अभी ये हाउस होल्ड के लिए हम इसको बिल्कुल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इम्प्लीमेंटेशन के काबिल है जी, इसलिए। अच्छा, इस पे मतलब क्या जितने भी सारे हमारे घर पे जो चीज़ें होंगी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स भी चलती है, मतलब ओवरऑल जितना भी बिजली का हमारा कनेक्शन होता है वो सारा इसके ऊपर चलेगा? जी जी, वो सब कुछ हमारे इस पे कन्वर्ट हो सकता है। हम इसको हर चीज़ को ऑटोमेट कर सकते हैं, उसको लोड को मैनेज कर सकते हैं। और जैसा कि आपने भी गरीब की बात की तो स्लैब्स की भाई ने बात की, तो स्लैब्स का ये कि मतलब 200 तक तो हमारे 10 यूनिट्स काउंट होते हैं, 200 के बाद फिर आगे 13 में चले जाते हैं। तो जब एक मुतवस्सित घर का बंदा इसको यूज़ करेगा तो उसको पता होगा कि मैंने अपने बिल को 200 यूनिट से कम रखना है, तो वो हर सूरत कोशिश करेगा कि मैं इसको कम रखूँ।
तो अब एक और चीज़ हमें एक अवेयरनेस बतानी थी लोगों को, और इस प्रोजेक्ट का जो हमारा मेन मोटो था कि हम ना अपनी चीज़ों को पीक टाइम में ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे 6 बजे से 9 बजे तक हो गया। हाँ। तो उस वक्त ये है कि हमारे मुल्क पे हमारे जो ग्रिड स्टेशन है उस पे लोड बिल्कुल ज़्यादा हो जाता है, 100% से भी ज़्यादा चला जाता है। तो या तो हम उसको क्राइटेरिया को मीट करेंगे और सब स्टेशन को चला के रन करके, अगर रन नहीं कर सकते, हमारे पास है नहीं, फिर उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा। तो बिजली और महंगी से महंगी होती जा रही है, और अभी देखें आपका रेट आपके सामने ही है बिजली का, कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। तो यही हमारा मेन मकसद था कि इस चीज़ को अवेयरनेस किया जाए, और जिस तरह अभी 6 बजे हमारे लोग AC एक्स्ट्रा ऑन है, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं रात को ऑटोमेशन के ज़रिए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए। तो ये भी है कि जैसे हम रात को हर कोई 6 बजे मोटर चला देता है, तो हम ये कर सकते हैं कि उस मोटर को हम 6 बजे की नहीं, रात को 10 बजे चला दें, क्योंकि पानी तो आएगा। अच्छा। तो हम उसको कोशिश करेंगे कि उसको चेंज कर लें, उसकी टाइमिंग चेंज कर लें। हमने ये चीज़ भी इसके अंदर डाली है। पानी की टाइमिंग, ये भी मसला है ना कि पानी की टाइमिंग भी चेंज हो गई है, तो फिर उसी हिसाब से हमें लाहौर में भी फिर मोटरें चलानी पड़ती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इससे ये कि हमारा एक मसला थोड़ी है यहाँ पर। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वकार, आप मुझे बताइए आपका कंट्रीब्यूशन इसमें क्या रहा, क्या क्या चीज़ें आपने इसमें की, और जब बाकी लोगों को पता चला या आपका सक्सेसफुल हुआ है ये प्रोजेक्ट, तो किस तरह का फीडबैक मिला? हमें सबसे पहले तो हमारा ये था कि हमने इसके लिए तो पहले रिसर्च पेपर बहुत ज़्यादा पढ़े थे, उसके बाद हमने इस पर काम वगैरह शुरू किया, लेकिन उसके लिए भी हमारा टफ टाइम था हमारे लिए। शुरू में इनिशियल तो ज़ाहिर बात हर काम के लिए होता है। तो उसके बाद फिर हम कुछ मुश्किलात वगैरह आई, तो कुछ ये था कि कुछ चीज़ें वगैरह थी, तो उसके लिए भी हमारा था। तो अब जैसे जैसे अब फिर आस्ते आस्ते बढ़ते गए, फिर डिवाइस वगैरह मतलब कि कुछ ये अब इसी के दौरान भी हमें कुछ चीज़ें सड़ी हुई थी, मतलब कि ख़राब भी हुई थी। अच्छा। तो लोड वगैरह कम ज़्यादा घर की चीज़ें तो नहीं जला दी आप लोगों ने? बस यही था। तो घर से फिर डांट पड़ी होगी, आप लोगों ने पता नहीं क्या बना दिए, घर की इलेक्ट्रॉनिक्स जला दिए। नहीं, तो फिर वो भी फिर हुआ तकरीबन सारा वो प्रोसेस वगैरह था। तो फिर हमारा ये हमारा प्रोजेक्ट FRP हमारा PEC जो सा हमारा एक्सपो सेंटर हुआ था, वहाँ पे भी हमारा ये सेलेक्ट हुआ है। अच्छा। और उसके बाद हमारा ये निजीरी था, ये हमारा ना ये फंडिंग वगैरह करती है प्रोजेक्ट वगैरह पूरे लाहौर में या पूरे पाकिस्तान में, तो उसके लिए भी हमारा ये प्रोजेक्ट वगैरह सेलेक्ट हुआ है। तो हाँ, हमें इसको अब उससे तो आप लोगों को और ज़्यादा मोटिवेशन मिली होगी कि इसके ऊपर और भी हमें काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो इसको कमर्शलाइज करने की आप लोग सोच रहे हो कि इसको मार्केट में लेकर आया जाए? जी, इसको फर्स्टली तो हम सोच रहे हैं कि स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करें। कि हम तकरीबन 100 यूनिट्स इसके बनाएं, 100 घरों पे लगाएं। अगर हमें कोई इन्वेस्टमेंट मिल जाए तो हम इसे लार्ज स्केल्स पे भी स्टार्ट कर सकते हैं कि हर घरों में लगे। तो अच्छा, अभी आप लोगों ने अपने घर में लगा के चेक किया? जी बिल्कुल। इसके हमने इसके एक टेबल्स भी बनाए हैं कि इस पे किस तरह यूजेज किया हमने। इसकी एक रिपोर्ट बनाई है हमने बल्कि। अच्छा। और इसको हमने इस तरह से किया कि अगर 1000 यूनिट बन रहे हैं आपके, तो आज से पिछले साल देखिए वही 1000 यूनिट कोई 30,000 बिल देता था, और अब देखिए 42,000 उसके टैक्सेस वगैरह भी बढ़ जाते हैं। अगर हम ये डिवाइस लगाएं और वो चल जाए 800 यूनिट्स पे, तो वो एक बहुत ही बिग अचीवमेंट है। आपका 42,000 से वही बिल 35,000 से भी नीचे चल जाएगा। और अगर ये लार्ज स्केल पे देखें अगर बड़े हद तक, तो 40,000 घरों पे लगे, तो इससे ये होगा कि हर घर की लोड शेडिंग कम आएगी, यूनिट कंजप्शन कम आएंगे, तो इससे जो हमारी प्रोडक्शन हो रही है वो हमारी डिमांड से मीट कर देंगे। मतलब कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट पावर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो घरों के लिए मीट कर देगा। इससे ये होगा कि लोड शेडिंग कम होगी। हमारी प्रोजेक्ट की खास बात है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इजी रिपेयरेबल है, मतलब हर कॉमन पर्सन इसको कर सकते हैं इसको। ठीक है जी, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और आप लोगों की ये इजाद भी देख के बेस्ट ऑफ लक आप तीनों को कि आप इसका नया वर्जन भी लेकर आएँ और इसको जल्द से जल्द कमर्शलाइज करें, ताकि हम जैसे जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जा सके। हमारे साथ बिलाल, वकार और ज़ुहैब मौजूद थे। तीनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग तीनों यहाँ पर आए। और जनाब यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं। जनाब, जो हमारा लाहौर है, बागों का शहर, वो इस वक्त मसाइलिस्तान बना हुआ है। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर कभी बिजली बम गिराया जाता है तो कभी गैस की लोड शेडिंग से तड़पाया जाता है, और तो और सफाई के नाकिस इंतजामात की वजह से शहरी नई से नई बीमारियों का शिकार होने लगे हैं, और जिसके बाइस अस्पतालों में धक्के खाना और इंतजामिया को कोसना आम हो चुका है। हद तो ये है कि पाकिस्तान में अद्वियात की किल्लत संगीन से संगीन तर होती जा रही है। जान बचाने वाली सब अद्वियात खत्म हो गई हैं और शहरियों को जान के लाले पड़ गए हैं। कई जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं, और तो और जनाब अद्वियात की किल्लत के बाइस मामलात इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि लिवर एंड किडनी ट्रांसप्लांट का अमल भी बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान में 19 से 36 बरस तक के नौजवान गुर्दों की कई खतरनाक बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और उनके गुर्दे फेल हो रहे हैं, और ये सब बहुत ही तशवीशनाक है कि जिगर और गुर्दे की पेवंदकारी बंद हो चुकी है। गुज़श्ता साल PKLI में गुर्दों के 211 ट्रांसप्लांट हुए थे, और इस साल अभी तक गुर्दों का एक भी ट्रांसप्लांट नहीं हो सका है, और ट्रांसप्लांट के लिए इस्तेमाल होने वाला जो इंजेक्शन है वो ही मार्केट में नापैद हो चुका है। अब तक 6 ऑपरेशन इंजेक्शन ना होने से मुलतवी हो चुके हैं। ATG इंजेक्शन जर्मनी से आता था और जो ट्रांसप्लांट के दौरान मरीज को दिया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, तो इंपोर्ट बंद होने से ये इंजेक्शन मौजूद ही नहीं है अब मार्केट में। इसके अलावा शेख ज़ैद हॉस्पिटल समेत लाहौर के तकरीबन सभी सरकारी हॉस्पिटल में गुर्दों और जिगर का जो ट्रांसप्लांट है वो बंद पड़ा है। तो हालात कितने ख़तरनाक हो रहे हैं, इन मरीज़ों का कोई वाली वारिस है भी या नहीं है, और जिगर और गुर्दों की जो पैबंदकारी है उसका अमल कब बहाल होगा, इन सब का जिम्मेदार कौन है, इस पर जनाब आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है सज्जाद हुसैन साहब हैं, और उनके साथ मौजूद है डॉक्टर शबीर चौधरी है, माहिर अमराज़ गुर्दा और मसाना है, और जनाब असिस्टेंट प्रोफेसर है इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में। डॉक्टर साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, और सज्जाद साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। सज्जाद साहब, सबसे पहले तो आप ही की तरफ आऊँगी सारी सूरत हाल जानने के लिए कि पहले भी हमने इस पे प्रोग्राम किया था कि जो अद्वियात की किल्लत है वो मज़ीद बढ़ती जा रही है, संगीन से संगीन तर होती जा रही है। अब तो लोगों को अपनी जान का भी ख़तरा लाहक होना शुरू हो गया, लाले पड़ गए हैं। एक तरफ अद्वियात महंगी हैं, खाने को कुछ नहीं मिल रहा, और अब ट्रांसप्लांट भी रुक गया है। जी मुनीबा, बड़ा हसास इशू है ये कि अद्वियात की तरसील में प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि गवर्नमेंट को चाहिए कि जब भी कोई ऐसा डिफ़ॉल्ट आए या कोई ऐसा मसला है तो उनको चाहिए कि वो ख़ास तौर पे जान बचाने वाली अद्वियात और ऐसी चीज़ों पे LC वगैरह खोलने के हवाले से जो है ना अपना बजट और उसको मॉनिटरिंग के लिए कोई चीज़ उसको रखें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि फार्मास्यूटिकल अदारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मेडिकल कंपनीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, डिस्ट्रीब्यूटर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि बहुत कम वक्त रह गया है, जो रॉ मटेरियल हमारे पास पड़े थे वो हम उसको यूज़ कर रहे हैं। कम से कम 1 माह का रॉ मटेरियल का जो है वो स्टॉक जो है वो कंपनियों के पास मौजूद होता है। लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल उसमें तो चंद दिन वो दावा कर रहे हैं कि हैं जो अद्वियात तमाम जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं। अभी अगर सब जान बचाने वाली अद्वियात की बात करें तो ऐसा नहीं है, मुमकिन नहीं है, क्योंकि जान बचाने वाली अद्वियात ज़ाहिर है चल रही हैं, तो बहुत सारे जो मामला चल रहे हैं। इसमें मौजूदा सूरत हाल में जो अफसोसनाक अमर हुआ था वो PKLI का था कि उनकी तरफ से जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो बंद कर दिया गया था। अच्छा। क्योंकि वो ATG जो इंजेक्शन है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान। जबकि मैंने रात अपना शेख ज़ैद के जो सर्जन है किडनी हफ़ज़ शहजाद साहब, उनसे बात की तो उन्होंने कहा भी मैंने तो कुछ नहीं बंद किया। अच्छा। तो मैं हैरान हुआ, मैंने कहा जी वो ATG की बगैर तो वो ट्रांसप्लांट नहीं होता, क्योंकि मैं टेक्निकल आदमी नहीं था। मैंने कहा जी ATG का तो मैं बहुत रेयर काम यूज़ करता हूँ, कहीं कोई हो जाए तो। मैंने फिर समझा कि इसका मतबादल है या इसका हल है कोई। तो उन्होंने कहा मेरे तो जो ट्रांसप्लांट शेख ज़ैद के हैं वो कंटिन्यू हैं। तो इस हवाले से जब PKLI से बात हुई थी तो उन्होंने एक किया था 2 दिन पहले ट्रांसप्लांट, तो मैंने कहा ये कैसे किया? उन्होंने कहा जी हमने उसमें ATG यूज़ नहीं की क्योंकि वो बाहर से नहीं आ रही थी और शॉर्ट थी, मतलब उसके बगैर भी हो सकता है। LC नहीं खुली। और ये भी साथ कहा था कि 1-2 दिन में हो जाएगा, क्योंकि हमें पता चला है कि कराची पोर्ट पे जो है वो पहुंच चुकी है। मैंने कहा वो तो सब्जियां भी पड़ी हैं कंटेनरों के अंदर, तो इसमें क्या होगा? तो ये है कि ये बड़े अफसोस की बात है कि ट्रांसप्लांट चाहे 1 रुके या 2 रुके,
ये बड़ा की जिंदगी खतरे में आ हाँ जाए। काबिल, एक एक मिनट जो पेशेंट के लिए वो नहायत कीमती होता है। तो ये तो इतने मतलब ये जवाब बनाना कि इंजेक्शन नहीं है और हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, ये बेबुनियाद है। बेबुनियाद। और इस तरह की जो पेशेंट है शेख ज़ैद और PKLI की तरफ देखते हैं, मेरी तो गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि वो दूसरे अपना हॉस्पिटलों के अंदर, बल्कि जना हॉस्पिटल डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल के अंदर भी शुरू हो गया था, सारा स्टार्ट हो गया कुछ समय से। बालातर है कि आम टीचिंग हॉस्पिटलों की सेटअप सारा मौजूद है, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट ही शुरू हो रहे। अच्छा, डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं क्या वजह है, लोग नहीं आते, प्रेफर नहीं करते हैं, या वहाँ पे अभी सेटअप उस तरह बनाया नहीं गया है सारा? थैंक यू मुनीबा, आप लोगों ने बड़ा अच्छा एक टॉपिक उठाया, इसी हवाले से चलें, इससे जो जुड़ी ज़िमनी मसाइल हैं वो भी सामने आ रहे हैं। देखिए, जनाह हॉस्पिटल ने पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रांसप्लांट्स किए हैं। अच्छा। उसके बाद हमारे जो यहाँ पे एक प्रिंसिपल सियासी बुनियादों पे तैनात हुए, जो गैर कानूनी तौर पर 4 साल काबज़ रहे इस अस्पताल पे, आरिफ तजम्मल। ओके। आप देखें कि उसकी ज़िद और हट दर्मी और नालायकी की वजह से जना अस्पताल की होटा के साथ जो थी अपनी रजिस्ट्रेशन थी वही एक्सपायर होगी। 1.5 लाख रुपए का एक चेक साइन करना था जो 4 साल उसने जानबूझ के नहीं किया। अच्छा। तो जब इस तरह के लोग बड़े उहदों पे बैठ जाएंगे तो उसका जो खमियाजा है वो अवाम को भुगतना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा ट्रांसप्लांट यहाँ पे स्टार्ट किए गए जो होते रहे, फिर उसके बाद ऑपरेशन थिएटर्स की रेनोवेशन की वजह से वो बंद हुए, वो ऐसे बंद हुए कि दोबारा ना हो सके। लेकिन एक अच्छी खबर आपके प्रोग्राम से ही मैं ये ब्रेक करता चलूँ और देता चलूँ कि गौहर इजाज़ साहब, जो गौहर इजाज़ फाउंडेशन और शेख इजाज़ ट्रस्ट को चलाते हैं और जना अस्पताल के बोर्ड और मैनेजमेंट के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने अपनी जेब से अपने पैसों से जदीद ट्रांसप्लांट सेंटर की बुनियाद रख दी गई है, जिसका 70% काम मुकम्मल हो चुका है। अच्छा। और जो पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसप्लांट सेंटर होगा, जिसमें 1 रुपए की भी दवाई आपको नहीं लेनी पड़ेगी। और उसमें 3 मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर्स बनाए जा रहे हैं उसी वार्ड के अंदर, जो हर तरह की जदीद सहूलतों से वो लेस होंगे, हर तरह के इक्विपमेंट उसमें होगा। और हम दावा नहीं कर रहे, इंशाल्लाह हम आपको करके दिखाएंगे कि वो पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट सेंटर होगा। और उसमें तकरीबन हमारा 70% काम मुकम्मल हो गया। और उसके बाद जो मौजूदा गवर्नमेंट थी, इसने भी उसके लिए हम गवर्नमेंट से जवाब हमारे इदारे से पूछा हुआ है कि आप इसको प्रोजेक्ट को लेके आएँ, और हम उसको मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, एडवांस यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट सेंटर की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं। होप्स हो कि 6 महीने साल के अंदर वो फंक्शनल हो जाएगा। तो ये ट्रांसप्लांट का जो लोग मतलब उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है, काम शुरू हो गया। डॉक्यूमेंटेशंस या बाकी नहीं, काम उसकी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, सिविल वर्क मुकम्मल हो गया, सिर्फ प्रोक्योरमेंट और इक्विपमेंट्स की रह गई हैं। अब जो सजाद साहब ने एक बड़ा अच्छी बात की है ना, देखिए तमाम टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, छोटे छोटे अस्पताल अपने आप को रिकॉग्नाइज करा रहे हैं ट्रांसप्लांट के लिए, तो क्यों नहीं हो रहा है? उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये था कि हमने ट्रांसप्लांट को इतना ज़्यादा बदनाम कर दिया, कुछ हमारी माजरत के साथ हमारी ही शोबे में मौजूद काली भेड़ों ने ट्रांसप्लांट को एक टैबू बना दिया। एक सोसाइटी के अंदर जो बंदा वो इतना डरता है, जो असल ट्रांसप्लांट है, लीगल ट्रांसप्लांट है, वो करने से भी लोग डर रहे हैं। उसका नुकसान क्या हुआ कि जो आपके गलत तो रुके ही रुके, साथ असल भी रुक गए। उस वजह से लोगों की उस तरह से ट्रेनिंग्स नहीं हो सकी। वो लोग जो ट्रांसप्लांट के बहुत माहिर थे, वो आहिस्ता आहिस्ता करते रिटायर हो गए। आज प्रोफेसर नवीद इकबाल और शहजाद अशरफ 2 ही प्रोफेसर बचे हैं जो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर। आपको ये भी मैं डॉक्टर साहब की बात को कंटिन्यू करूँगा कि किडनी ट्रांसप्लांट हो या लिवर ट्रांसप्लांट हो, इसके अंदर सबसे बड़ी रुकावट है हमारा जो कानून होटा का है। अच्छा। पाकिस्तान का कानूनी है, चूँकि उसको पी होटा फॉलो करता है। ब्लड रिलेशन, अब बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनके ब्लड रिलेशन किडनी या लीवर डोनर नहीं करना चाह रहे, डोनेट नहीं करना चाह रहे, ठीक है, तो क्या पेशेंट मर जाए? अच्छा, ये उन्होंने कानून बनाया हुआ ये है, कानून है कि ब्लड रिलेशन के अलावा कोई डोनर जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अच्छा। और अगर ये पाकिस्तान से पाबंदी, अब देखें इन्होंने ये पाबंदी इसलिए लगाई थी कि जो है वो आर्गन्स की खरीदो फरोख्त होती थी, लोग गरीब का गुर्दा खरीद लेते थे, उसको पैसे देते थे और कहते थे इधर आ जाओ। तो मैं समझता हूँ कि वो सिलसिला तो अब भी जारी है, कहीं ना कहीं तो हो रहा है। मैं अभी रिसेंटली पकड़े गए, रिसेंटली रावलपिंडी से टीम पकड़ी, ये वही टीम है जो आज से 10 साल पहले पकड़ी गई थी, 8 साल पहले पकड़ी गई थी, 5 साल पहले। तो उस पर कानून साजी करें कि इनको फांसी दें, इनको फांसी दें तो आपको 5 साल 10 साल बाद वही टीम मिलती है और वही जो स्टाफ मिलता है। तो फिर आखिरकार हमारा कानून इतना सख्त क्यों नहीं है? सवाल इसमें क्यों सख्ती है कि आपका ये ब्लड रिलेशन के बगैर मर जाए पेशेंट, कोई मसला नहीं, आपने किडनी नहीं लेना ना इसका सर्जरी करनी। मुनीबा देखें, कब आया है ये तो काफ़ी पुराना 2012-10 से हुआ है। देखें मुनीबा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना,
जब गुर्दा फेल हो जाता है ना तो डायलिसिस उसका इलाज नहीं है। डायलिसिस आप यूँ समझ लें कि उसकी ज़िंदगी को रवां रखने का नाम है कि आप उसको ऑक्सीजन की तरह थोड़ी थोड़ी देते रहते हैं कि उसके जिस्म से फासद मादे खारिज होते रहते हैं। जो इलाज है ना वो ट्रांसप्लांट ही है। और आप ये देख लें जो काज़मी साहब ने कहा सिर्फ PKLI में हो रहा, फिर प्राइवेट सेक्टर में बहुत कॉस्टली है। तो इसलिए हमें ये ज़रूरत है कि हम अपने जितने भी यूरोलॉजी डिपार्टमेंट्स हैं तमाम हॉस्पिटल्स के वहाँ पे ट्रांसप्लांट सर्जरी शुरू करें। किडनी सेंटर बहावलपुर में हो रही है वहाँ पे सिर्फ, और यहाँ पे लाहौर में हो रहा है। दरमियान में कहीं पे कोई भी ना पिंडी में ना किसी भी जगह पे नहीं। ऐसा ही इन्होंने RIU रावलपिंडी इंस्टीट्यूट यूरोलॉजी पिछली गवर्नमेंट ने बनाया, मौजूदा गवर्नमेंट उसको वर्क फॉल ही नहीं कर सकी, उनसे चला ही नहीं। तो इस तरह हमें ये चीज़ें देखने पड़ेंगी। फिर MIKD बनाए मुल्तान के अंदर, वो एक प्राइवेट NGO को दे दिया गया और उसको बंद करके उसकी सीटें हर चीज़ बंद करके, फिर टाइम लगता है। हमें देखना ये है कि हमारे कितने मरीज़ पाइपलाइंस में हैं, और फिर सबसे बड़ा देखिए इकोनॉमिक बर्डन है। एक बंदा जो ट्रांसप्लांट कराता ना वो कोई काम कर सकता है। फिर वो सबसे बड़ी बात ये है कि हफ्ते में 3 दिन उसका ट्रांसप्लांट होता है, जो गवर्नमेंट उस पर एक्सपेंडिचर्स होते हैं। पर एनम एक ट्रांसप्लांट के एक्सपेंडिचर्स लगा लें और एक डायलिसिस के एक्सपेंडिचर्स लगा लें और एक ट्रांसप्लांट के लगा लें, वो इक्विवेलेंट होंगे। और फिर जब बंदे का ट्रांसप्लांट हो जाता है वो अपनी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लाइफ में वापस आ जाता है, कोई एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लग पड़ता है। ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है, उसके जिस्म खुद से चीज़ें जो मादे हैं, जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो काम करना शुरू कर देता है, उसका गुर्दा काम करना शुरू कर देता है, वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है। तो इसलिए हमें ज़रूरत इस वक्त की है। अब डायलिसिस क्रिएट किया गया था कि पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट या लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए तैयार करना है तो उसके लिए डायलिसिस करना है। हमने उसको अपना मुकद्दर बना लिया है पेशेंट ने। 8-10 साल से बहुत खुशकिस्मत है जो 10 साल जो डायलिसिस पे चल जाए, निकाल जाए। तो अब जिनके पास पैसे नहीं है, जिनका ब्लड रिलेशन नहीं है, वो इसी आरजू पे बैठे हैं कि जी डायलिसिस होता रहे, जितनी ज़िंदगी है मैं ज़िंदा रहूँगा। मेरी हुकूमत से अपील है कि ये रिश्तेदारियां और ये इसको मामला को अपनी सख्ती रखें, इसको ख़त्म करें। आप लोगों को रोज़गार दें अच्छे तरीके से, माहौल ठीक हो तो लोग किडनी नहीं बेचेंगे और कुछ भी ऐसा नहीं होगा। अब कम से कम मरीज़ों को बचाएं, नौजवान हैं जो उनकी जान बचाएं। अगर किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो सरकारी में ज़्यादा पैमाने पे शुरू हो जाए, बहुत सारे हॉस्पिटल इसको शुरू कर दें, तो मैं समझता हूँ ये कंपटीशन के अंदर आके सस्ता हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर के पास जब कोई नहीं जाएगा, अब आप प्राइवेट सेक्टर के पास देखें लाइनें कितनी बड़ी हैं। सजाद साहब, कितने सरकारी हॉस्पिटल्स में अभी ये सहूलत मैसर है? अभी पंजाब के अंदर तो PKLI है और शेखजाद वफाक का अदारा है और बहावलपुर किडनी सेंटर है वहाँ पे। इसके अलावा अभी तक और कोई बने कहीं नहीं हो। जिनाह के अंदर बंद पड़ा है, वो साहब का प्रिंसिपल साहब की मेहरबानियों की वजह से। आज से 10 साल पहले कोशिश की गई, सारी मशीनरी मंगा ली गई, टीचिंग अस्पतालों के अंदर पड़ा हुआ है सामान, सिर्फ ये साइन इसमें तो कोई फंक्शनली नहीं किया जा रहा। इसमें तो मैं सजाद साहब की बात से एग्री करता हूँ। इसमें बेसिक हुकूमत जो है वो संजीदा नहीं ले रही। हाँ, किसी ने भी 4 साल से मैं करूँगा बात PTI के दौरे हुकूमत के अंदर। आप देखें, जब आप तक किसी को रेगुलर जॉब नहीं देंगे, उसको तसल्ली नहीं देंगे कि आप इस अदारे के इतने साल के लिए सरबराह मुकर्रर हैं, तो वो स्टांस नहीं लेगा, वो रिस्क नहीं लेगा। काज़मी साहब जब आप जो चाहते थे उनको उन्होंने बड़ी तसल्लियां दी, उनके ऑर्डर खत्म भी हो गए, उन्होंने कहा लगे रहो। जब आप किसी को कह लेंगे ये आप रिटायर हो गए हैं, या आपने रेगुलर को उठा के आप कहें ये 90 दिन के लिए मैंने फलां बंदे को लगा दिया है, अच्छा ये डेली वेजेस मुलाजम इतने बड़े पैमाने पे आप लगा रहे हैं, कितने शर्म की बात है। 4 साल के अंदर तमाम टीचिंग अस्पतालों के MS रेगुलर नहीं लग सके। लाहौर के अंदर अभी भी 6 हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनके अंदर रेगुलर 4 साल से रेगुलर MS मौजूद ही नहीं है। ये कितनी बड़ी नेग्लिजेंस है। इसी तरह जो PKLI के साथ हुआ, कोर्ट केस हुआ और वो एक्शन लिया गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुओ मोटो लिया गया और ये सारा प्रोसीजर रहा। वहाँ के सर्जन जो है उनकी शफलिंग हुई और यहाँ बजट मांगा गया, उनको डराया गया, तो उसके बाद अब फिर वो अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं, फिर उनको सिलसिला शुरू हो गया। फिर कोई ऐसी हुकूमत ना आए या कोई ऐसे ना आए सिस्टम के, खुदा ना करे कि उनको फिर दोबारा से खंगाला जाए और फिर वो ऑडिट शुरू हो जाए, तो फिर वो मुतासर हो। कितना अर्सा ये इस अमल की वजह से बंद रहा है। मैं तो ये कहूँगी कि डॉक्टर साहब हमारी मतलब जितनी भी हुकूमतें आई हैं, सेहत के कभी शोबे को प्रायोरिटाइज नहीं किया गया है। आप देख लें, कोई एक नया हॉस्पिटल ही नहीं बना हमारे यहाँ पर। मुनीबा देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो PKLI बना ना, वो किसी गवर्नमेंट का नहीं था, वो शहबाज शरीफ साहब का मंसूबा नहीं था, वो PMLN का मंसूबा नहीं था, वो हमारी अवाम का मंसूबा था, मेरे और आपके टैक्स पेयर के पैसे से बना था। प्रोफेसर सईद अख्तर साहब ने जिस विजन से और जिस डिटर्मिनेशन से उसको प्लान किया था, जिस तरह का वो हॉस्पिटल बना, कभी आपको जाने का इत्तेफाक हो, हम वहाँ पे जाते रहते हैं,
बिलीव मी पाकिस्तान में उस लेवल का कोई हॉस्पिटल नहीं था। आप उसको पैसों को छोड़ दें कितने लगे। आप ये देखें कि इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटी एक पब्लिक सेक्टर के अंदर डेवलप की गई, उसको चलने देना चाहिए था। आज वो चलता, आज वो इस बड़ा इंस्टीट्यूशन बन चुका होता, आपके बाकी अस्पताल के लोगों को भी ट्रेन कर चुका होता, वो उस तरह से नहीं चला। चलें, अब जो हो गया। फिर दूसरी आपने बात की अस्पताल बनने की, जब तक आखिरी बड़ा हॉस्पिटल जो लाहौर के अंदर बना था वो जिना हॉस्पिटल 1993 में बना था, उसके बाद नहीं बना। अब जरूरत इस अमर की है कि जो भी नई आने वाली हुकूमत है वो सेहत को अपनी तरजीहात में शामिल करे। और जो देखिए मुझे एक बात बता दें, आपके तकरीबन 18 के करीब मेडिकल कॉलेजेस हैं और प्राइवेट का तो बेहिसाब है। आपके किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या सरकारी मेडिकल कॉलेज में जो आपके जनरल सर्जन हैं वो लिवर ट्रांसप्लांट नहीं कर रहे सिवाय शेख जैद के या PKLI के, वो तो PKLI भी साइड पे कर दें। इसका मतलब ये है कि आपने कहीं ना कहीं पे खराबी हो रहा है। आपको मैं अहम बात बता दूं, हमें लगता है कि सिंध में पता नहीं सारी तबाही हो रही है। सिंध वाले हमसे हेल्थ में बहुत आगे हैं। एक उनका गंबट इंस्टीट्यूट है जो उनकी एक तहसील जगह पे है, वहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है। अच्छा। तो अगर सिंध के अंदर एक तहसील में लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है, तो जो हमारे बड़े बड़े आलम जैद फाजल किस्म के हमारे जो प्रोफेसर साहबान हैं या बड़े बड़े प्रिंसिपल साहबान, वाइस चांसलर साहबान हैं, तो इनसे क्यों नहीं हो पाया? इसका मतलब है कि अगर वो करना भी चाहते तो क्या गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं थी या गवर्नमेंट नहीं चाहती थी? तो बात विल की है। अगर हम आज सोच लें कि हमने अपने लोगों को अपने बाहर जाने से अपने ज़र मुबादला बचाना है, हमने अपने लोगों को अच्छी से हेल्थ की फैसिलिटीज़ देनी है, तो हमें गवर्नमेंट में पब्लिक सेक्टर को डेवलप करना पड़ेगा और एहतसाब का निज़ाम लाना पड़ेगा और जिद्दत अपनानी पड़ेगी। आज कितनी जगह हैं आपकी जहाँ पे रोबोटिक सर्जरी हो रही है, गवर्नमेंट में नहीं हो रही। हमें दुनिया के साथ चलना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। कब तक हम नारे लगा के हम जिंदा कौम हैं, हम बहुत आगे हैं, वो हम यहाँ पे सेल्फ प्रोटेक्शन करते रहेंगे। अभी रोबोटिक सर्जरी का जब ऐलान होता है किसी इंस्टीट्यूट के अंदर कि हम रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं, तो बड़ी एक खुशी की लहर सी बात होती है कि जनाब वहाँ पे रोबोटिक सर्जरी जब चीज़ देखिए हमारे पास लैपटॉप और मोबाइल भी वो आ रहे हैं जो दुनिया की थकी हुई IT का से अब IT में भी हम जिस तरह जा रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा खुशी की बात है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की निस्बत IT में दाखिले ज़्यादा हुए हैं और ये बहुत अच्छा रुझान है। जिस तरफ पूरी दुनिया तरक्की कर रही है, हमें भी जाना चाहिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अफसोस की बात ये भी है कि कॉलेजेस के अंदर IT का सिस्टम ही नहीं है, प्रोग्राम मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से स्टूडेंट को नहीं है ना, हाँ जी, और किसी प्रोग्राम में जाना पड़ता है। तो जो पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जो रुझान हो उस तरह के सब्जेक्ट हमें लाना और प्रोग्राम रखना बहुत ज़रूरी है। उसकी सीटें ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करनी चाहिए। अच्छा सजाद साहब, सेहत कार्ड का बड़ा चर्चा होता है, उसके ऊपर आप जाके अपना इलाज करा सकते हैं, क्या उसके ऊपर भी है ट्रांसप्लांट की सहूलत मैसर है? नहीं जी, मैं नहीं समझता कि इतना महंगा है। उसके अंदर तो टोटल 8 से 10 लाख रुपए का बजट है, वो भी 200 बीमारियों का। अब लोग समझते हैं कि 8 से 10 लाख रुपया हमें दे दिया गया है तो हम जाके उधर से ICU में दाखिल रहेंगे, 15 दिन वेंटिलेटर 35,000 डेली पे लग जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर और हम सर्वाइव कर दें। उनको तो 15,000 रुपया प्राइवेट हॉस्पिटल को किडनी और उसका पित्ता रिमूव करने का मिल रहा है, तो वो किस तरह से अपने 15 से 20,000 रुपये में मेडिसिन भी देंगे, सर्जन की फीस और बेड का किराया। एक आदमी से भी एक और बात भी है, उसमें ना डिजीज़ की कैटेगराइजेशन है, ये 10 लाख रुपया इकट्ठा नहीं है। एक प्राइमरी डिजीज है तो उसमें एक लिमिटेड अमाउंट है, वो खत्म हो जाती है, एक सर्जरी होगी, उसके बाद दूसरी सर्जरी के लिए अप्रूवल्स और एक लंबा प्रोसेस है। मेरे यार ये कहना भी है, मैं मेडिकल वार्ड में दाखिल रहा हूँ 10 दिन किसी हॉस्पिटल के अंदर, मैं दूसरी मरतबा जाऊंगा तो वो कहेंगे आपका बजट खत्म हो चुका है, आप जा सकते हैं। मैं कहता हूँ कि मेरा बजट तो आपने उस वक्त कहा था 50,000 रुपया का था, उसने कहा जी इस कैटेगरी का आपका 50,000 ही था, अब आप जाएं, आपका जो नया जब कार्ड आएगा या जिस तरह दिल में दर्द करवा के आए, या हमें आप कोई और बीमारी लगवा के, और जो हेल्थ कार्ड है उसकी कामयाबी मैं समझता अभी तक नहीं हुई। उसकी कामयाबी यही होनी चाहिए, उसकी वजह है कि उसका बजट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि सर्जन और हॉस्पिटल की जो फीस है वो कार्ड के अंदर अफोर्ड हो सके। और अब नज़रअंदाज क्यों करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, वो नहीं पकड़ते सेहत कार्ड वाले, सिर्फ बजट की। एक चीज़ और भी है, पैसे किसको आते हैं, एक मिसयूज भी हो रहा है, मिसयूज ज़्यादा हो रहा है। अब हमारे पास मैक्सिमम जो मरीज आ रहे हैं, क्योंकि हम टीचिंग हॉस्पिटल में रेफरल्स में आते हैं, वो सारी कॉम्प्लिकेशन पेचीदगियाँ होकर आते हैं। पेरीफ्री के अंदर अनट्रेंड सर्जन PGR जिनका यहाँ रिसेंटली अभी एग्जाम पास हो, उनके पास वो स्किल है या नहीं है, वो लोगों पे तजर्बे कर रहे हैं और वो मरीजों की जानों के साथ खेल रहे हैं। हमें कोई मैकेनिज्म माजरत के साथ ऐसा लाना पड़ेगा, हेल्थ कार्ड को रेगुलेट कर सके, उनको चेक एंड बैलेंस उनका कर। देखें, एक मरीज को आपने स्टेंट डालने के लिए रख लिया है सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे 50-60 हज़ार रुपया बचना है, तो भाई उसका भी तो कोई चेक एंड बैलेंस हो कि इसके सर्जरी बनती थी या नहीं बनती थी, इसकी स्टेंटिंग होनी चाहिए था या नहीं होनी चाहिए। लिहाजा हर चीज़ के प्लस माइनस हैं, कुछ प्लस भी हैं माइनस भी हैं। दूसरा मैं एंड पे कंक्लूड यहाँ पे करूँगा कि अगर
अगर हमने ट्रांसप्लांट को हर जगह पे शुरू कर दिया और इसके जो होटा के प्रोसीजर्स हैं वो आसान कर दिए, यकीन करें इलीगल ट्रांसप्लांट भी रुक जाएगा। और ज़रूरत इस वक्त की है कि हम होटा के अंदर परमानेंट डीजी होटा तैनात करें और रेगुलेशन इंसानों के लिए बनाएं। कानून इंसानों के लिए होता है। ये भी बड़ी बात है, आज तक डीजी होटा रेगुलर नहीं लग सका है, जो लगा है उसने रिजाइन कर दिया। चेक कर लेना फिर। होटा जो कानून साजी जो करता है, पूरा कानून बनाया गया है, उसी में नहीं है, रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, उसमें ही रेगुलेट नहीं किए जा रहे हैं लोग, तो फिर बाकियों की क्या सूरत हाल हो सकती है। डॉक्टर शबीर चौधरी और शुजात हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बड़ा शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए और हेल्थ के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं, बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की तरफ। और जनाब ज़िंदगी में सबसे अहम रिश्ता अज़दवाजी रिश्ता होता है और ये एक ऐसा रिश्ता है जिसकी वजह से बहुत से नए रिश्ते वजूद में आते हैं और ये तराजू के मीज़ान की तरह हैं। अगर तवाज़ुन कायम रहे तो ज़िंदगी बोझ नहीं लगती और अगर तवाज़ुन बिगड़ जाए तो ज़िंदगी अपने ही बोझ से दब जाती है। और अगर मियाँ बीवी के मिजाज में बर्दाश्त की सलाहियत हो तो ये ताल्लुक़ और भी मजबूत बनता है और कायम भी रहता है। और ये रिश्ते मोहब्बत, उल्फत, एहसास ज़िम्मेदारी के हकूक़ की पासदारी से मजबूत होते हैं। औरत का एहसास शुक्रगुजारी और मर्द का ज़र्फ़ किसी भी घर को जन्नत बना सकता है। और मगर आजकल लोग छोटी छोटी बातों को अना का मसला बना लेते हैं और जिसकी वजह से जो मजबूत रिश्ते होते हैं ना, ये भी टूटना शुरू हो जाते हैं, इनमें दरारें बढ़ जाती हैं। और यही वजह है कि आज हर घर बेसुकूनी और टूट फूट का शिकार नज़र आता है हमें। मियाँ बीवी के ताल्लुकात अगर खुशगवार हों तो ज़िंदगी जन्नत हो जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी बातें हो जाती हैं कि एक मजबूत रिश्ता भी कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है। तो रिश्ते को बैलेंस के साथ कैसे लेकर चलना चाहिए, रिश्ते को मजबूत, कामयाब और टूटने से कैसे बचाना है, आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब अख्तर अब्बास साहब, है तरबियतकार हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। अख्तर साहब आपको वेलकम कहती जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अख्तर साहब आज मियाँ बीवी के बारे में हम बात करेंगे। तलाक की शरह के हवाले से हम पढ़ रहे थे, जिस पर हमने सोचा कि क्यों ना आपसे बात की जाए कि पिछले साल कहा जा रहा है कि जनाब 24,000 से ज़ायद तलाक़ों के केसेस हुए हैं। तो मतलब इतने ज़्यादा केसेस और कमज़ोर पड़ते ये रिश्ते, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? अच्छा, 24,000 तो सिर्फ दिसंबर के हाँ हैं, जी, यानी साल भर में कोई 1 लाख के करीब हुए हैं। बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसमें जो ज़्यादा अफसोस वाली चीज़ है, खुला की तादाद बहुत ज़्यादा बड़ी है। यानी पिछले सिर्फ दिसंबर में 10,000 से ज़्यादा खुला के केसेस हैं। इसका मतलब ये हुआ, तलाक बिल्कुल अलग चीज़ है, खुला अलग चीज़ है। तलाक में हम ये कहेंगे कि लड़के का कसूर था, उसके वालिदैन का कसूर था, उन्होंने उसको भड़काया, आग लगाई वगैरह वगैरह। पर खुला का मतलब ये है कि लड़की मांग रही है, अपनी खुद मुख्तारी वापस मांग रही है। या ये जो ज़्यादा मुझे, चूँकि बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, तो जब आप सिर्फ एक्सपेक्टेशन रख के जा रहे होते हैं कि मुझे VVIP प्रोटोकॉल मिले, अच्छा, और मुझ पर ज़िम्मेदारी कोई ना हो। अच्छा, ये रिश्ता ऐसा है, ये दुनिया में इसकी कहीं और मिसाल नहीं मिलती, सिवाय इसके कि हम जैसे जॉब करते हैं तो जॉब में हमको वफा करनी होती है। अगर जॉब में हम अदारे के वफादार ना हो तो नहीं मामला चल सकता। ऐसे अगर मोहब्बत करें तो वो शर्त नहीं होती, पर आपको उसका डिसिप्लिन मानना होता है। ये रिश्ता गांव में हो, शहर में हो या बड़े शहर में हो, एक जैसा वफा तो यानी इसकी जो असल बॉन्डिंग है वो तो वफा है। फिर इसमें मोहब्बत चाहिए होती। अच्छा, तीसरा, आपको हर सूरत में खिदमत चाहिए होती। अच्छा, अगर इस रिश्ते में लाइक लड़की अपने घर में जा रही है तो उस घर को आने वाले बरसों में मेन संभालना उसने है। अच्छा, जिसको आपने हायरार्की में ऊपर लेके जाना हो, हम कहते हैं सक्सेशनल उसकी पूरी प्लानिंग करते हैं, तो उसको तो ट्रांसफ़र होते हैं जगह जगह, उसको काम ज़्यादा दिए जाते हैं, पूरा देखा जाता है कि वो घर की चाबियां लेने की मुस्तहिक भी है कि नहीं है, मेहमानों की मेहमानदारी कर सकती है, सदका खैरात दे सकती है, लोगों के आए गए पे उठना बैठना उसको आता है, पहनना ओढ़ना आता है, कितना मानती है कितना नहीं मानती। फिर पूरी ज़ाहिर तहजीब उसने लेनी होती उस ख़ानदान की।
लेकिन बच्चियां ये नहीं सीख पाती। जब आप किताबी और फिल्मी अपने इनफैक्ट जो लोग फिल्में देखते हैं या ड्रामे देखते हैं या दूसरों को बहुत खूबसूरत देखते हैं, उन्हें लगता है कि हर रिश्ता एक अफेयर की तरह होता है। शादी अफेयर की तरह नहीं है, ये एक सीरियस बॉन्डिंग होती है। और ये सिर्फ वो जो लव के अलावा आपको गिव एंड टेक नहीं है, ये आपको गिव ज़्यादा है, हर सूरत में ज़्यादा है। अच्छा। चूँकि आपको वहाँ जीना है, बुनियाद आपको बनानी है। जितना बड़ा घर होगा, मजबूत घर होगा, बुनियाद मजबूत होगी। एग्जैक्टली, हाँ। अच्छा, आप ये फॉर ग्रांटेड लोगे तो रिश्ता टूट जाएगा। अच्छा। आप उसके साथ के जितने लोग हैं उनकी केयर नहीं करोगे तो भी ख़राब होगा। और अगर आपके घर वालों ने, पहले लोग शिकायत करते थे लड़के के घर वाले बहुत इंटरफेयर करते हैं, लड़की के घर वाले भी कम नहीं करते, और ये मुफ्त के इतने मशवरे देते हैं, तो ड्राइवर को अगर आप खुद चलाने देते हो तो वो चला लेता है। तो जब इधर से भी मशवरा आएगा, इधर से भी आएगा, तो फिर बहुत मसला ख़राब होता है। पिछले दिनों एक मेरे पास ऐसा केस आया कि जिसमें इस बात पे उनकी अलहदगी हो गई। अच्छा। कि लड़की ने अपनी माँ को और बहनों को जो वहाँ से रिपोर्टें दी वो लिख लिख के दी। अच्छा, वो अहमक लड़की, अगर तूने हरकत कर ही ली है, हाँ, उसको डिलीट कर दो। तो मियाँ ने सारे घर को बिठा कहा पढ़ के सुनाओ। अब उसने उसमें लिखा हुआ था, जो सास है वो तो बिल्कुल अहमक है, घामड़ है, मुझे घूरती रहती है, खाना खाते हुए मुझे बहुत वॉच करती है। अच्छा, वो बाद में उस लड़की ने मुझे बताया कि शी वॉज वेरी काइंड, वेरी इनोसेंट, लेकिन उसमें उसने जो रिपोर्टिंग की हुई थी वो सुनने वालों को खुश करने वाली थी। सुनने वाले बुराई सुन के खुश होते हैं। एग्जैक्टली। इनफैक्ट ये भी बड़ी वजह बनती है फिर घर वाले सुनने के बाद। एक और मैंने देखा, जिस मामले में मियाँ और बीवी के मामले में अगर भाई पड़ जाए, अच्छा, यानी बाप जाए मामला सुलझाने के लिए तो सुलझ जाएगा। सही। जिस घर में भाई जाता है तो भाई फसाद रिश्ता तुड़वा देता है। सही। भाइयों को अकल कम होती है, जज्बात ज़्यादा होते हैं। हाँ। पुराने ख़ानदानों में, हर ख़ानदान में एक आध दाना या दानिशमंद ज़रूर होता था, चाचा, ताया, मामा, हाँ, दादा, जिसकी सब सुनते थे और वो इस टूट फूट को रोक देते थे। नहीं करना, बस हाँ, चलो इसको, तो चलता, समझाते थे। हाँ। तो अभी समझा, लड़की ने ज़रा सा कुछ कहा, अच्छा जो जब कहेगी ना जी मुझे पकाना नहीं आता, ओके नो प्रॉब्लम, तो बाबा ये तो कहो मुझे सिखा दे, क्योंकि अब आपको वहाँ जीना है। exactly. अब आपको वहाँ रहना है, तो आपको इल्म होना चाहिए। वो मीठा कम खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, आपको इल्म होना चाहिए। वो मिर्च ज़्यादा लेते हैं, कम लेते हैं, मेहमानों के आए पे कुंडियाँ लगाते हैं या सोए रहते हैं, व्हाट्सएवर दे आर डूइंग, इनफैक्ट इट्स देयर कल्चर, और अब आपको वो कल्चर ओढ़ना है। क्या है उनकी रस्म और रिवाज क्या है? अच्छा, इसी तौर पे जो मिजाज का फ़र्क है, हम दफ्तर में बहुत से लोग होते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते, हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, पर हम उनको अकोमोडेट करते हैं, हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं, रिगार्ड भी देते हैं, उसके आने पे थोड़ा जेस्चर भी देते हैं। ये सीख के जाना होता है। जब नई बच्चियां सीखती तो फिर खुला लेती हैं। इसी तौर पे जो मिजाज का फ़र्क है, अच्छा बात ये कहती मुझे वक्त नहीं देते, ये इतना मसला है, तुमने उस वक्त का चार डालना है, यानी जितनी देर वो अवेलेबल है उस पर खुश हो जाओ। अब वो 8 घंटे काम करता है, 10 घंटे काम करता है, वो सारा तुम्हारे लिए कर रहा है। भाई घर बनाएगा, गाड़ी लेगा, जिंदगी आसानी होगी, तो तुम्हारे लिए कर रहा है। अगर तुम वहाँ से बेरोजगार करके उसको घर बिठाओगे अपने साथ, तो कितनी कोविड में दुनिया में सबसे ज़्यादा डिवोर्सें हुई हैं। बिल्कुल, हाँ। क्योंकि जब आप ज़्यादा वक्त देते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता। फिर वो बंदा या बंदी दोनों कहता क्या मुसीबत। मैंने कराची में निस्बतन कम डिवोर्सें हुई कोविड में, लाहौर में बहुत ज़्यादा हुई हैं। कराची में हुई हैं कोई एवरेज 4000 या 5000, लाहौर में एवरेज 10-10 हज़ार पे गया मामला। यानी जब लाहौर में जब 4000 पे गया था, मुझे उस वक्त बहुत दुख हुआ था, लेकिन अब तो 14000 पे एक महीने का रेट गया है। तलाक़ें तो ये खुला भी बहुत खुला बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ए लेवल करा देते हैं, ओ लेवल कराते हैं, पढ़ाते हैं, जो हमको नहीं आता हम वो सिखाते हैं। इंसानों को समझना, इंसानों को, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें बेवफाइयाँ होती हैं। देखिए ज़िंदगी में अगर आपकी किसी से दोस्ती हो गई, पर वो शादी से पहले, उसके बाद तो कोई सूरत नहीं है, अमीर हो गरीब हो, तब लड़की को ये इजाज़त नहीं मिल सकती कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करे। लड़के को भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन लड़के का मुकाबला करने के लिए आप अपनी ज़िंदगी को दौर पे लगा दें, ये ज़्यादती है।
यानी बेवकूफ़ी है ये बहुत बहुत बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी है ये। तो इनफैक्ट ये भी बहुत बड़ी रीज़न बनती है। जो इंटरफेरेंस है वो तो वजह एक है, हाँ हाँ। जी। इसी तौर पे जो आप दुनिया भर में देखते हैं ना, एक ख़ास तरह का ग्लैमर, शादी में वो ग्लैमर अमली ज़िंदगी में तो हनीमून में भी ख़त्म हो जाता है। यानी चूँकि एक दूसरे को पहली दफ़ा मिलते हैं, हमें ज़िंदगी में दूसरों के साथ रहना या जीना सिखाया ही नहीं जाता। हम तो अपने सगे बहन भाइयों के साथ बहुत अच्छा नहीं रह पाते। लेकिन अक्सर सब बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं मतलब जिनकी 10-10 साल 15-15 साल शादियां चलती हैं, लेकिन उसके बाद तलाक़ें हो जाती हैं छोटी छोटी सी बातों पे, या अब हमें समझ नहीं आ रही एक दूसरे की। अब मतलब वही जो आपने बताया कि ग्लैमर ख़त्म हो जाता है, या वो चाशनी या वो खुशी वो जो पहले होती है वो ख़त्म हो जाती है, ये 15 साल बाद ख़त्म। अच्छा, इस वाले मामले में मैंने देखा है 15 नहीं, ये तो 30-40 साल के बाद भी ये होता है। ख़वातीन ये कहती हैं हमारी बर्दाश्त ख़त्म हो गई। अच्छा, जिनकी बर्दाश्त ख़त्म होनी चाहिए थी वो शुरू में हो जाती। जब बच्चे बड़े हो रहे हो और आपका भी इतना सारा उम्र उसके साथ गुजर गई हो, आप जब कहेंगे ना बर्दाश्त ख़त्म हो गई, तो आप अपने लिए खाई तलाश करोगे। उस उम्र में आपका दोबारा रिश्ता नहीं हो सकेगा। तो आप डिपेंडेंट किस पे होगे, बाप पे या भाई पे, या फिर खुद मजदूर बन के कमाओगे। तो दैट वुड बी अ रॉन्ग डिसीजन। इनफैक्ट आपने एक आइडियल खुद सोचा होता है कि मुझे इतना प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। अच्छा, मर्द अगर वो उतना सॉफ्ट नहीं है, उतना हम्बल नहीं है, उतना केयरिंग नहीं है, या आपकी तारीफ नहीं करता, चूँकि बाकी करती हैं या बताती हैं, तो आप रोज़ाना अपने आप को अजाब में डालती हैं कि मेरे साथ ये नहीं हुआ। अब लाइक मैंने एक हदीस पढ़ी, अल्लाह के रसूल ने कहा कि मर्द पे लाजिम है कि औरत का खाना और उसके कपड़े ये उसके ज़ुम्मे हैं। अच्छा, ये दो चीज़ें बताई। अच्छा, इसमें उसके बदले में उसको क्या देना है? उसको वफा देनी है, उसके बिस्तर की हिफाजत करनी है, उसकी नस्ल आगे चलानी है। तो कपड़े और खाना जो है ये सिर्फ गिन के 2-2 जोड़े नहीं हैं। ये तो ज़रा आप अपनी कल्चर के मुताबिक, इस्तात के मुताबिक देते हैं। हमारी ज़िंदगी में तो सारा कुछ होता ही औरत के लिए। मर्द जो कमाता है बेचारा खुद सूट कम लेता है, उसी के ज़्यादा होते हैं, उसी के खाने, उसी के मुतालबे, उसी के। लेकिन तब भी जब आप दिल छोटा करते हो तो अपना नुकसान कर लेते हो। जितनी औरतें यानी 10 साल बाद 20 साल बाद ये फैसले करती हैं, मैंने बाद में उनको लिटरली आंसुओं से रोते देखा। फिर वो उस बंदे, ज़रा आदत हो जाती है आपको, उसके बिना जी नहीं सकती। उस घर में आपको आधी जिंदगी आपने किसी के साथ गुजारी भी होती है, हर सहूलत थी। हाँ। और दूसरा, जब आप बाहर आते हैं उस रिश्ते से, तो आपकी फेस सेविंग नहीं होती। हर बंदा सवाल करता है। हमारी तो नौकरी छूट जाए ना तो हम लोगों से मिलने से इनकार कर देते हैं कि क्या जवाब देंगे, किस बात पे नौकरी छूट गई, निकाल दिया क्या, क्या गलती की थी। तो जब रिश्ता टूटता है तो एक ही बिलीव होता है कि लड़की ने गलती की, कोई गुनाह किया जिस पे उन्होंने इसको वॉमिट कर दिया। तो उस वजह से पेरेंट्स को दिक्कत, सगे बहन भाइयों को दिक्कत, उसको दिक्कत, उसके बच्चों को भी दिक्कत होती है। अगर वो ले जाए तो भी दिक्कत, छोड़ दे तो फिर आप इमोशनली बिल्कुल डिसबैलेंस होकर रोते रहते हो, उनको याद कर करके आंसू इतने बहते हैं कि उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। बेशक। अच्छा, मतलब रिश्तों में जो तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए क्या जो मोटी मोटी टिप्स होंगी वो देंगे कि अगर लड़ाई हो रही है तो किस तरह उसको सॉल्व करना चाहिए, क्या ऐसी टिप्स होनी चाहिए हमारे पास? अच्छा, एक तो मुझे लगता है कि शादी से पहले दोनों को, लड़के और लड़की को आपस में मिलने ज़रूर देना चाहिए। ठीक है। और चूँकि बाद में जो टेम्परामेंट का मसला होता है ना, या कहते हैं जी मुझे वक्फियों दुख दिए, मुझे अब समझ ही नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं मैच हो रही है, तो पहले थोड़ा सा वक्त मिल जाता है, पहले तो पता देख लो चल उसको, नंबर जाता है। 1। दूसरा, जो पहले हम इसको पसंद नहीं करते थे पर अब वक्त के साथ समझ आई, बरादरी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। आपका जो फ़िक़्ह है, हाँ जी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जब आप इसके अंदर रहते हैं तो आपका कल्चर और आपकी ट्रेडिशन वो आपको अलग से सीखनी नहीं पड़ती, वो मैच कर रही होती है। सॉरी, जब ये दूसरे फ़िरक़े में जाते हैं या दूसरी ज़ात में जाते हैं तो उसकी अपनी खूबियाँ और ख़ामियाँ होती हैं, फिर आप उससे लड़ना शुरू कर देते हो, तो ये एहतियात करनी चाहिए। सही। दूसरा, जो माशी तौर पे लोगों को हम वज़न और हम पल्ला होना चाहिए। जितने भी बच्चों ने छलांग मार के दूसरे क्लास में गए हैं उनके यहाँ बहुत दिक्कत होती, बेइज्जती ज़्यादा होती है और वो आपसे इंसल्ट से ही नहीं जाती, हर वक्त कंपैरिजन होता है। अच्छा, इसी तौर पे याद रखिएगा कि जो मैंने ज़िंदगी में देखा, हम शुरू में लड़की मॉडर्न चाहते हैं, खूबसूरत चाहते हैं,
बाद में उससे वफा के साथ साथ उसकी नेकी भी चाहते हैं, नमाज भी पढ़ती हो, बाकी सारी चीज़ों का ख्याल भी रखती हो। जब वो नहीं करती फिर आप उससे लड़ते हैं। सही। तो पहले तो आपने ये शर्त रखी नहीं थी। अच्छा। तो जो चीज़ चाहिए, देखें हम जॉब डिस्क्रिप्शन पे पहले से तय कर देते हैं, इतना कद चाहिए, इतनी तालीम चाहिए, इतनी खूबसूरती चाहिए, ये हुनर चाहिए, तो उससे वो जॉब लंबी हो जाती। ये जो शादी का इंस्टीट्यूशन है, सच्ची बात है ये जॉब जैसा ही ऐसे ही है। जितनी लड़कियां जॉब करती हैं, लेकिन ये परमानेंट जॉब ये परमानेंट जॉब है। इसमें दुआएं बहुत सारी होती हैं, बड़ी exactly. आपकी दीवारें होती हैं। हाँ। अच्छा, मैंने देखा है कि अगर लड़की ने जॉब की हुई हो, अच्छा, तो उसको थोड़ी समझ होती है ज़्यादा आम लड़कियों से, क्योंकि वो बॉस को इनफैक्ट रिपोर्ट करना जानती है और बॉस की जो हदूद होती हैं, ये लिमिट्स, उसको भी जानती है। तो जो बच्चियां इससे नहीं जानती, वो फिर सिर्फ एक तसव्वुरात की ज़िंदगी में जीती हैं। मतलब जिन्होंने दुनियादारी नहीं देखी भी होती, जो सिर्फ घर पे ही मौजूद रहती है, फिर उन्हें नहीं पता होता कि बाहर जाके किस तरह की। अच्छा, एक और चीज़ देखें कि हम जिंदगी में जो सख्ती है या मुदाखलत है दूसरों की, हमसे ये बर्दाश्त नहीं होती, पर वहाँ तो होगी, ये पहले से जानना होगा। हाँ। तीसरी बात यह है कि जो लोगों की सुनी सुनाई चीज़ें हैं, दोस्तों की, कज़नों की, अजीज़ों की, नॉर्मली 90% झूठ होता है। और आप उसको एक गलत परसेप्शन को लेके जब उस रिश्ते में जाते हो, तो फिर आप गलत फैसले करते हो और बेवजह अगले से मुकाबला शुरू। ये मुकाबले का रिश्ता नहीं है, ये दिल पजीरी का रिश्ता है, यानी अगले के दिल में उतर जाने का। हाँ। आप सोचिए कि अल्लाह के रसूल ने इसको दोनों की जन्नत का बायस बना दिया कि अगर मियाँ की जन्नत, उसकी बीवी और बच्चे अगर ये गवाही देंगे तो वो जन्नती है, और बीवी के लिए कि अगर वो इतना अहम है कि उसकी रज़ा इसकी बख्शिश के लिए लाजिम है। क्या बात। तो इनफैक्ट दोनों को जोड़ा कि एक दूसरे के लिए कुर्बानी भी दें, मोहब्बत भी करें, ख्याल भी करें। हमसे अब तहम्मुल नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता, जरा सा वही है ना। यही बर्दाश्त ही नहीं है ना, आदम बर्दाश्त बढ़ता जा रहा है। अच्छा, इवन अगर मर्द ने कहीं फोन कर लिया या कोई उसका कोई ताल्लुक बन गया, तो जितनी जगहों पे लोग टो ज्यादा लगाते हैं, जासूसी ज्यादा करते हैं, तो उन्हें पुलिस में जाना चाहिए। हाँ। इस रिश्ते में रह के आप अपना रिश्ता तोड़ बैठते हो। जासूसी या जेटीआई का रिजल्ट हाँ। कभी भी अच्छा नहीं निकलता। यही अख्तर साहब, बर्दाश्त के वाले से जिस हम बात करते हैं कि अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एक वीडियो आपने भी देखी होगी, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उस हवाले से भी बात करते हैं कि जनाब के बच्चों की जो तालीम और तरबियत होती है ना, एक बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है। उसे निभाते हुए इंतहाई एहतियात से हमें काम लेना चाहिए, और बच्चे चाहे छोटे हों या फिर बड़े हों, उन पर गहरी नज़र रखनी चाहिए। और ज़रा सी लापरवाही संगीन जराइम का मुर्तकिब करवा सकती है। और पैसे की हवस का मारा माफिया नौजवान नस्ल को नशे की लानत में मुब्तला करके तबाह कर रहा है। और तशवीशनाक बात यह है कि स्कूलों में मंशियात के इस्तेमाल में आए रोज़ इजाफा होता जा रहा है। और एक वीडियो जो है वो मेरे ख्याल से सब ने ही देखी है, जो सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, कि उस वीडियो में डिफेंस के एक निजी स्कूल की बच्चियां हैं, जिसमें नशे के इस्तेमाल पर लड़कियों में झगड़ा हुआ। 3 लड़कियां लातों और घूंसों का आज़ादाना इस्तेमाल करते हुए एक लड़की को बुरी तरह से पीट रही हैं, और लड़के जो हैं वहाँ पे खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। तो जनाब कितनी बेहिसी है कि आप ये देख सकते हैं। तो अगर जिसने नहीं देखी है वीडियो, मैं अपनी टीम को कहूँगी कि जनाब वो वीडियो इनको भी देखें। ये वीडियो आपने देखी कि किस तरह बच्चियाँ आपस में लड़ रही थी और झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे को मार भी रही हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या वजह थी, मंशियात के इस्तेमाल के हवाले से। तो अख्तर साहब, आपने भी वीडियो देखी होगी, सब ने ही हमने देखी, और बड़ी दिल दहला देने वाली भी एक ये चीज़ है कि हमारी जो नई नस्ल है वो किस तरफ जा रही है। मतलब बच्चियां हैं और वो एक दूसरे को मार रही हैं मंशियात के पीछे। तो क्या आपको लगता है अदम बर्दाश्त इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और मंशियात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है? अच्छा, जो अदम बर्दाश्त है वो तो एक बिल्कुल साइड की एक चीज़ है। एग्जैक्टली। हाँ। असल मसला तो ये है कि आप अपने जो फोकस्ड काम को छोड़ के वक्ती मजे के लिए ये करते हैं। हाँ। लाहौर के कॉलेज के बाहर छलियां, ये जो हैं भुट्टे, हाँ, वे बिकते थे अंधाधुन। अच्छा, फिर वो 2-3 दिन नहीं आया। अच्छा, तो लड़कियां पागलों की तरह ऐसे करती थी, ढूंढती थी उसको। ओके। जब पता चला तो वो नामराद उस पे हेरोइन लगा के बेचता था। 200 का उस वक्त भुट्टा बिकता था। अच्छा। फिर उसको अरेस्ट किया गया। पता चला कि वो बेशुमार लड़कियां थी जो उसका आदी हो गई थी। इस वक्त पूरे शहर में जितने निजी स्कूल हैं, खासतौर पे महंगे वाले, वहाँ आसानी से अवेलेबल है।
ये कुछ जिन तो आके नहीं बेच के ऐसे ही है, जाते। बेशक। हमारे जो ये हैं कानून वाले अदारे, इनको भी पता होता है। जो वालिदैन हैं जिनको शिकायत मिलती है, बोलते नहीं है, शिकायत नहीं करते, परसू नहीं करते। स्कूल वालों को तो ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ें वो ओवरलुक करते हैं। हाँ जी। नतीजा ये होता है कि बच्चों की पूरी ज़िंदगी बर्बाद होती है। वो बच्चियाँ देखें, बच्चा इस्तेमाल करे तो अलग चीज़ है, जब बच्ची इस्तेमाल करेगी इट्स हॉरिबल, ये ज़्यादा खौफनाक हाँ, बात बिल्कुल है। ऐसे ही पूरी नस्ल, पूरी ज़िंदगी तबाह हो उसकी जाती तबाह है। बर्बाद हो जाएगी। और ये तो एक छोटा सा मुजाहरा है। इसके बाद जब ये क्लब में या अपनी शाम की पार्टीज़ में जो कुछ करते हैं वो भी इबरतनाक होता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आमतौर पर डिस्कस नहीं डिस्कस करते, भी नहीं कर सकते, दिखा भी पर नहीं वो सकते हो रही हैं। होती हाँ, हैं। एग्जैक्टली। और ख़ास तौर पे जो इलाके हैं जहाँ दौलत भी ज़्यादा है और सरवत भी ज़्यादा है, वहाँ जो मंजर देखने को मिलते हैं बहुत तशवीशनाक तो है। सब कौन जिम्मेदार है इसका? वालिदैन की भी कुछ ना कुछ तो जिम्मेदारी बनती है ना कि अपने बच्चों के ऊपर चेक एंड बैलेंस तो एटलीस्ट रखें कि हमारे बच्चे किस तरह की एक्टिविटीज में मुलव्वस हैं। मुझे लगता है कुछ चीज़ों पे सोसाइटी को तय करना चाहिए अच्छा। कि इसके बाद नो है। नो ओके। जब सोसाइटी तय नहीं करती तो गवर्नमेंट भी तय नहीं करती। सही। ये स्टेट और सोसाइटी का मसला है। पहले इनका ये तय कर लें कि ये रेड लाइन है, नहीं करेंगे। जो उसको असिस्ट कर रहे होते हैं या वहाँ पहुँचा रहे होते हैं, हाँ। जब आप उनको छोड़ देते हो तो अगली दफ़ा वो ज़्यादा बड़ी ताकत, पैरामीटर्स बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली। हाँ। इसी तौर पे जब हम देखिए बहुत सी चीज़ें जिस पे हम मदाहनत पे चले जाते हैं, सिफारिश आ गई, ये हो गया, पर आप अपनी नस्ल को बर्बाद करने पे अगर सिफारिशों को कबूल करोगे या सियासी दबाव कबूल करोगे तो बाद में उसका नतीजा बच्चे और बच्चियों की बर्बादी और तबाही है, और वो ख़ानदान के ख़ानदान बर्बाद ऐसे ही होते है, हैं। बेशक। क्योंकि इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो शाम की अकेडमीज़ हैं, वहाँ वो टारगेट ही बच्चियों को करते हैं, क्योंकि इन पर लोग शक नहीं करते। तो इनके थ्रू जो नशा है वो बेचने का प्रोसेस होता है। वो बच्चियाँ ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे इमोशनली इस्तेसाल का शिकार बनती हैं। अच्छा, ये ऐसे फैक्ट्स हैं कि जो छुपे हुए नहीं हैं, पर हम उसको सीरियस नहीं हम लेते। उनकी तरफ से आंखें अपनी मूंद लेते हैं और कुछ भी अभी नहीं है, देखें, इट्स ए seriousness नहीं है। कंट्रीब्यूशन के हमने उनको दिखाया, हाँ। तो मुमकिन है किसी के थोड़ा कान पे जूं तो रिंगी होगी कुछ- ना, कुछ तो एटलीस्ट रिंग के है। इंतजामिया इस हवाले से कोई काम कर सके। अख्तर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और जनाब मियाँ बीवी के ताल्लुकात के हवाले से हम बात कर रहे थे, और दूसरा ये जो अदम बर्दाश्त बढ़ता जा रहा है हमारे यंगस्टर्स में और मंशियात का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, उस पर बात की है। और मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।